हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री पॉइंट। लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है वो अपन ने कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, उनके भौतिक गुणधर्म थे, जिसमें क्वथनांक के बारे में था, गलनांक के बारे में था, उनकी विलयता थी, उसके बारे में डिस्कशन कर लिया था। नेक्स्ट अप टू अगले हिस्से में जो अपन आज डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे, वो होगी अपनी कार्बोक्सिलिक अम्लों की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं देता है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले समझना है, जहां लिखने की आवश्यकता होगी वहां मैं आपको बता दूंगा, वहां लिखना है। पहले समझेंगे, समझने का पोर्शन है मेन पहले, क्योंकि अगर आप साथ लिखोगे तो हो सकता है आप गलतियां भी कर दो उसके अंदर, कि कौन सा पोर्शन लिखना है कौन सा नहीं लिखना है। वो चीजें आपको पहले मैं बताऊंगा, उसके बाद में वो लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बोक्सिलिक अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। तो आज का अपना टॉपिक है वो है कार्बोक्सिलिक अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट हिस्सा है, कुछ हिस्सा अपना पीछे पड़ा हुआ भी है, उसका भी रिपीटेशन हो जाएगा साथ साथ। ऐसी अभिक्रियाएं जो अपनी पीछे भी पड़ी हुई भी हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन जो अभिक्रिया है इसमें कार्बोक्सिलिक अम्लों की, वो होगी अपनी धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ, मेटल के साथ, ठीक है, धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो धातुओं के साथ किस प्रकार अभिक्रिया दर्शाता है उसको देखें। तो इसमें जैसे मान लिया अपने पास एक मेटल है, कोई भी एक मेटल, जैसे आपने सोडियम ले लिया, पोटेशियम ले लिया, कैल्शियम ले लिया, जिंक ले लिया, कोई भी एक मेटल। ठीक है, जो मैंने एक मेटल ली, जैसे मान लिया मैंने जो है वो जिंक को काम में लेता हूं, जिंक ले ली। आप सोडियम लेना चाहो सोडियम ले सकते हो। तो जैसे उदाहरण के लिए कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच। ठीक है, आप इसकी अभिक्रिया जो है जैसे सोडियम मेटल के साथ संपन्न करवाते हैं, जो एक क्षारीय धातु है, आप इसकी क्रिया इसके साथ जब संपन्न करवाओगे तो ये आपने को ज्ञात है, पहले भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जब भी सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करेगा तो ये सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके जो है वो लवण का निर्माण करता है, और साथ में क्या देता है, हाइड्रोजन गैस भी देता है। ये एल्कोहल में भी डिस्कस किया था, फिनोल की बात की तो फिनोल में भी अपन ने देखा था कि जब भी एक अम्ल की आप क्षार से क्रिया करवाते हो तो लवण बनता है, प्लस साथ के अंदर क्या निकालता है, हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। तो जब इसकी क्रिया इसके साथ होती है, सोडियम की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ संपन्न होगी, तो क्या होगा, यहां से ये क्रिया करके क्या मुक्त करता है, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। अब हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, बाहर निकलती है, तो साथ में क्या बनता है उसके, लवण। अब लवण बनाना है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है, तो यहां देखो हाइड्रोजन की संख्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1 है। बाहर क्या निकल रहा है, H2। तो आपको इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, यहां से इसको 2 से गुणा करना होगा। ठीक है, अगर एकल अणु है तो 1 हाइड्रोजन है, मुझे H2 बाहर निकालना है तो कितने अणु लगेगा, 2 अणु। तो यहां से इसकी ये जो हाइड्रोजन है वो H2 के रूप में बाहर हो जाएगी, और इसकी जगह के कौन बैठ जाएगा, इसकी जगह के सोडियम बैठ जाएगा। ये सोडियम जो है वो इसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो सोडियम के कितने मोल स्थान ग्रहण करेंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बाहर जा रही है, तो सोडियम के कितने अणु आएंगे, यहाँ पे 2 अणु आएंगे। तो यहाँ पे मैं करूंगा ट्वाइस Na। तो यहां से हाइड्रोजन बाहर और सोडियम इसका स्थान लेता है, तो बनता है 2 RC डबल बॉन्ड O Na प्लस H2। तो ये जो उत्पाद अपना कहलाता है वो क्या कहलाता है, सोडियम कार्बोक्सिलेट। ठीक है, सोडियम कार्बोक्सिलेट, ये आपका उत्पाद। तो इस तरीके से जो है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम धातु के साथ क्रिया करके सोडियम कार्बोक्सिलेट एक लवण बनाता है, साथ में जो है वो H2 गैस को मुक्त करता है। सोडियम कार्बोक्सिलेट क्या है आपका, एक साल्ट, एक लवण है। ठीक है, इसी तरीके से आप दूसरी अभिक्रिया लेना चाहो, जैसे मान लो सोडियम नहीं है, आपने दूसरी चुनी, वो आपने ले लिया, मान लो कि जिंक है। आप कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया RC डबल बॉन्ड OH, इस कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया किसके साथ संपन्न करवाते हो, जिंक के साथ। अगर इसकी क्रिया जिंक के साथ संपन्न होती है तो किस तरीके से होगा, देखो वही यहां से क्या बाहर निकलेगी, H2 बाहर निकलती है, हाइड्रोजन के रूप में बाहर निकलती है, H2 के रूप में गैस बाहर निकलेगी। यहां से हाइड्रोजन बाहर निकलती है H2 के रूप में, तो यहां पे कितने मोल काम में आएंगे, 2 मोल काम में आएंगे, 2 मोल काम में आते हैं। अब यहां जो जिंक है, इस जिंक की ऑक्सीजन अवस्था होती है +2। ठीक है, तो यहां +2 जिंक ऑक्सीजन अवस्था है, तो एकल जिंक जो है वो इसका स्थान ग्रहण करता है और कंपाउंड बनता है RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, इसका बनता है होल्टवाइज, और इसके साथ क्या जुड़ता है कि जिंक। इसको कहा जाता है जिंक कार्बोक्सिलेट। ये कहलाता है आपका जिंक कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट।
ठीक है, उत्पाद का नाम क्या हो जाएगा, जिंक कार्बोक्सिलेट, ये आपका सोडियम कार्बोक्सिलेट। तो इस तरीके से जो है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल एक मेटल के साथ, मेटल कैसी होनी चाहिए, सक्रिय अवस्था में होनी चाहिए धातु। तो जो सक्रिय धातुएं हैं वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्रिया करके संबंधित कार्बोक्सिलेट लवण का निर्माण करती हैं और साथ में क्या मुक्त करती हैं, हाइड्रोजन गैस, इसका निष्कासन करती है। तो ये आपकी फर्स्ट अभिक्रिया धातुओं के साथ अभिक्रिया, इसे आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में सेकंड, अब तो दूसरी जो अभिक्रिया होगी अपनी वो होगी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो इसी तरीके से कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया अपने को लेनी है। तो सेकंड हेडिंग डालोगे कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। सेकंड, कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो देखो यहां कार्बोनेट है और एक बाइकार्बोनेट है। जहां बाइक आता है वहां पे एक अतिरिक्त हाइड्रोजन होती है। जैसे कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, कार्बोनेट होता है CO3 -। अब आपको बाइकार्बोनेट बनाना है तो आपको क्या करना है, एक हाइड्रोजन इसके साथ ऐड रखनी है, अतिरिक्त हाइड्रोजन। बाई का मतलब होता है हाइड्रोजन और ये हो जाएगा आपका CO3 -। एक हाइड्रोजन ग्रहण करते ही चार्ज कम हो जाएगा। तो ये कार्बोनेट है और ये क्या है आपका बाइकार्बोनेट। तो जब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होते हैं वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनता है। तो इसके लिए आपको सिंपल एक चीज याद रखनी है, ये रूल है अपना कि जब भी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ क्रिया करेंगे तो ये क्रिया करके जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन करते हैं और प्लस में वाटर मॉलिक्यूल H2O भी बनता है। ठीक है, क्या बनता है, क्या इसका निष्कासन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, CO2 बाहर निकलेगी और प्लस साथ के साथ क्या होगा, H2 अणु का भी क्या होगा, निष्कासन होगा। और अम्ल है तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, क्योंकि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के अंदर सक्रिय हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो क्रिया करके क्या बना देती है, लवण का निर्माण करती है। तो इस तरीके से अगर इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं देखी जाए तो रासायनिक अभिक्रिया से सबसे पहले देखो कार्बोनेट की लेते हैं। ठीक है, कार्बोनेट की अभिक्रिया जब किसके साथ संपन्न हो, कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया कार्बोक्सिलिक अम्ल R कॉमन एग्जांपल है, RC≡OH। ठीक है, RC≡OH ये क्रिया करता है जैसे सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO3 के साथ। Na2CO3 क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब याद रखो मैंने क्या कहा था कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रिया करके क्या देता है, क्रिया करके एक तो देता है CO2 और एक क्या बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल, और साथ में क्या बनता है, लवण। ठीक है, तो लवण बनेगा तो जाहिर सी बात है यहां से किसका निष्कासन होगा, हाइड्रोजन का निष्कासन होगा। अब लिखना नहीं, पहले इसको समझो, रफली समझा रहा हूं, उसके बाद में किस तरीके से लिखना है वो बताऊंगा, पहले इसको समझो। देखो RCOOH और Na2CO3 ये क्रिया करते हैं। तो एक अणु ले लिया मैंने RCOOH का, इसी तरीके से मैंने एक दूसरा अणु ले लिया, वो ले लिया RC≡OH। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के दो अणु ले लिए, यहां पे मेरे पास दिया हुआ सोडियम कार्बोनेट। तो जब सोडियम कार्बोनेट इससे क्रिया करेगा तो देखो क्या निकल रहा है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहां से एक तो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये बाहर निकलेगी। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की ये हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक अम्ल की ये हाइड्रोजन, यहां से इस जगह से एक अतिरिक्त जो ऑक्सीजन है, CO3 था, एक ऑक्सीजन बची, CO2 निकलने के बाद में एक ऑक्सीजन बची यहां, उस ऑक्सीजन को ग्रहण करके ये दोनों हाइड्रोजन क्या बनाती हैं, H2O। ठीक है, अब बचे दो सोडियम, जिसमें एक सोडियम तो जुड़ता है इस हाइड्रोजन के स्थान पर, एक सोडियम जुड़ता है इस हाइड्रोजन के स्थान पे, तो उत्पाद बनता है RCOONA। ये आपका लवण का फॉर्मेशन। ठीक है, RCOONA। तो इस तरीके से लवण का फॉर्मेशन हो जाता है। अब लवण का फॉर्मेशन हो गया तो उत्पाद को, अभिक्रिया को आप कॉमन रूप में किस तरीके से लिख सकते हो, जहां आसानी हो लिखने में, तो किस तरीके से दिया जा सकता है अभिक्रिया को। तो अभिक्रिया को देने के लिए इसको मैं इस रूप में ले सकता हूं, RC≡OH। इसके कितने अणु काम आएंगे, 2 मोल। ये क्रिया करते हैं Na2CO3 के साथ, इसको क्या कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट।
ये क्या है आपका सोडियम कार्बोनेट। तो RC डबल बॉन्ड OH Na2CO3 से क्रिया करके क्या बनाता है, यानी यहां से ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगी। कितनी हाइड्रोजन है, 2। तो और इन हाइड्रोजन की जगह कौन आ जाएगा, इन हाइड्रोजन की जगह कौन आके बैठ जाता है, सोडियम। तो ये जो उत्पाद हो गया वो क्या हो गया आपका, ट्वाइज RC डबल बॉन्ड ONA प्लस सह उत्पाद के रूप में किस किस का निष्कर्षण हो जाएगा, सह उत्पाद के रूप में जो है वो आपका CO2 प्लस H2O। तो इस तरीके से जो है वो वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, निष्कासन हो जाएगा। क्लियर है, ये तो हो गई कार्बोनेट के साथ। कोई एग्जांपल लेकर करना चाहो, जैसे मैंने R की जगह जो है वो क्या ले लिया, CH3। R की जगह क्या रख रहा हूं, CH3। यहां हो गया C डबल बॉन्ड O, यहां क्या हो गया OH। कितने अणुकामी आएंगे इसके ऊपर, देखो कितने अणुकामी लिए थे, 2। यहां से क्या बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन। कितने अणु किससे क्रिया करता है, सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO3 इसके साथ क्रिया करेगा। तो जब इसके साथ क्रिया करेगा तो इस हाइड्रोजन के स्थान पे कौन आ जाएगा, 2 सोडियम के अणु। तो ये हो गया 2CH3 C डबल बॉन्ड ONA प्लस CO2 प्लस H2। ये CO3 से क्या बन जाएगा, कार्बोनेट से क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। एक ऑक्सीजन बची, इसकी एक ऑक्सीजन इनकी 2 हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल अम्ल की 2 हाइड्रोजन को लेकर क्या बना देगी, जल का अणु H2O का निर्माण कर देगी। तो इस तरीके से कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो है वो सोडियम कार्बोनेट से क्रिया होती है। अब बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया देखी जाए तो बाई में क्या होता है, बाई में जहां बाई का अर्थ क्या होता है, जहां पे एक अतिरिक्त हाइड्रोजन उपस्थित हो। तो आपको एक अतिरिक्त हाइड्रोजन लेनी है, तो एक अतिरिक्त हाइड्रोजन लेकर बाइकार्बोनेट से क्रिया करवाई जाए। तो वही आप कॉमन एग्जांपल ले सकते हो, जैसे RC डबल बॉन्ड OH, इसकी क्रिया किससे करवानी है, बाइकार्बोनेट। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट। अब आप सोडियम बाइकार्बोनेट किससे क्रिया कराओगे, तो क्या होगा, देखो यहां से इसकी ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की एक हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट की ये हाइड्रोजन, ये दोनों क्रिया करके इस कार्बोनेट से क्रिया करेंगी और क्रिया करके क्या बना देंगी, CO2 प्लस H2O। कार्बोनेट तो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। एक ऑक्सीजन बची, वो इन 2 हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बना देगी, H2O। अब जो सोडियम है, ये सोडियम जो है वो किसका स्थान ले लेगा, इस हाइड्रोजन का स्थान लेगा। सो हाइड्रोजन की जगह कौन आके बैठ जाएगा, सोडियम। तो उत्पाद क्या हो गया, RC डबल बॉन्ड ONA प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका उत्पाद का नाम क्या होगा, अभी बना था ऊपर, सोडियम कार्बोक्सिलेट। आप इसे सोडियम कार्बोक्सिलेट कह सकते हो। और जब आप एक उदाहरण लेकर करोगे, जैसे आपने R की जगह कोई उदाहरण लेकर सोल्व किया है, तो उसके अनुसार अपने को प्रोडक्ट मिल जाएगा, लेकिन कॉमन नाम जो है उसका क्या हो गया, सोडियम कार्बोक्सिलेट। अभी पीछे बना था कहा, धातुओं के साथ अभिक्रिया में, जब आपने RCOONA की Na से क्रिया करवाई थी, तो ये आपका सोडियम कार्बोक्सिलेट। अब एक एग्जाम्पल लें, जैसे आप R की जगह क्या रख सकते हो, ये लिख लिया। अब R की जगह क्या रखा जा सकता है, देखो R की जगह क्या रखा जा सकता है, जैसे मैंने R की जगह रख लिया एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल फिर नीचे लिखना है, ये दूसरा सेकंड एग्जाम्पल करके। R की जगह मैंने क्या रख दिया, CH3। तो आपको उठा के यहां जहां R दिया वहां क्या रखना है, CH3। मैंने यहां क्या रख दिया, CH3। ये मेरी अभिक्रिया क्लियर। तो ये जो अभिकारक हो गया वो मेरे पास क्या हो गया, इसका नाम क्या है, इस कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या नाम है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल की क्रिया मैंने किससे करवाई, सोडियम बाइकार्बोनेट से। तो इससे जो मेरा उत्पाद बना, उस उत्पाद का नाम हो गया सोडियम एसिटेट। उत्पाद क्या हो गया, सोडियम एसिटेट। ठीक है, दोबारा समझना, इसे दोबारा देखना। कोई भी कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, जैसे यहां बाइकार्बोनेट है, इस बाइकार्बोनेट में बाई शब्द के लिए क्या होता है, बाई में क्या होता है, एक अतिरिक्त हाइड्रोजन होती है, एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन होगी। कार्बोनेट होता है CO3 2 माइनस, बाइकार्बोनेट में क्या होगा, एक हाइड्रोजन अतिरिक्त होगी और आवेश का मान एक कम हो जाएगा, CO3 माइनस हो जाएगा। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, आप सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से करवाओगे, तो यहां से कार्बोक्सिलिक अम्ल की एक हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट की हाइड्रोजन से क्रिया करेगी। ठीक है,
और CO3 जो कार्बोनेट है वो किसमें बदल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बोनेट में 3 ऑक्सीजन थी, कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन बची, वो इन 2 हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बना देगी, H2O। ठीक है, और इस हाइड्रोजन के स्थान पे कौन पहुंच जाएगा, सोडियम, और उससे क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट। तो इस तरीके से कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके जो है वो संबंधित आपका सोडियम कार्बोक्सिलेट कंपाउंड का निर्माण करता है। जैसे ऊपर वाले अभिक्रिया में हुआ था, उसमें भी क्या बना था, सोडियम एसीटेट बना था। सोडियम कार्बोनेट के साथ भी सोडियम एसीटेट बनता है। और यहां जो है इस अभिक्रिया के अंदर अगर आपने एसिटिक एसिड का यूज किया है, एसिटिक अम्ल का उपयोग किया है, तो वहां पे आपको क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट बन जाएगा। ये आपकी सेकंड अभिक्रिया जो है वह है कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट अप टू तीसरी अभिक्रिया, थर्ड अभिक्रिया की बात करें तो अपनी जो तीसरी अभिक्रिया होगी वो होगी क्षार धातुओं के साथ अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो क्षार धातुओं के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करता है, तो नंबर 3 है क्षार के साथ अभिक्रिया। क्षार के साथ अभिक्रिया। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल क्षारों के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया दर्शाता है, तो यहां जो है वही कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल जब क्षार के साथ क्रिया करेगा तो किसका निर्माण करता है, लवण का निर्माण करता है। यहां भी ये ध्यान रखना है, जब कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्षारों के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, लवण बनेगा। ठीक है, देखो धातुओं के साथ क्रिया करता है तो लवण बनाता है, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो लवण बनाता है, और क्षार के साथ जब क्रिया करेगा तो भी किसका निर्माण होगा, लवण का निर्माण होगा। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लिया, उदाहरण के लिए कॉमन रिएक्शन ले रहा हूं, जैसे R फर्स्ट A है, R C डबल बॉन्ड OH। आपने इसकी अभिक्रिया एक क्षार से करवाई, जो मैंने क्षार ले लिया जैसे NH4 OH। NH4 OH को क्या कहा जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड से संपन्न करवाई। तो जब इस संपन्न करवाते हो तो यहां से क्या होगा, इसकी हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो हाइड्रोजन है वो इस OH को लेकर क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो हाइड्रोजन है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की क्या लेगी, OH समूह को लेगी, और किसका निर्माण कर देगी, H2O का। ठीक है, और इस हाइड्रोजन के स्थान पे कौन आके बैठ जाएगा, NH4 समूह, अमोनियम समूह इसके साथ आके बैठ जाएगा। तो उत्पाद हो गया R C डबल बॉन्ड O NH4। ठीक है, R C डबल बॉन्ड O NH4, और इसे जो है वो कहा जाता है अमोनियम। ये तो क्या है, NH4 तो क्या हो गया, अमोनियम, और ये समूह क्या हो गया आपका, कार्बोक्सिलेट। तो उत्पाद का नाम हो गया अमोनियम कार्बोक्सिलेट। अमोनियम कार्बोक्सिलेट। ठीक है, तो फर्स्ट अभिक्रिया हो गई कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसकी एक क्षार से अभिक्रिया करवाई अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिसमें अम्ल की हाइड्रोजन और क्षार की OH समूह, ये क्रिया करके क्या बनाता है, H2O, और हाइड्रोजन के स्थान पे आके कौन बैठता है, अमोनियम समूह, और उत्पाद का निर्माण होता है अमोनियम कार्बोक्सिलेट। ठीक है, ये अपनी फर्स्ट अभिक्रिया। जैसे इसी में सेकंड, अब R की जगह जो है, इस R की जगह आप क्या ले सकते हो, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, जो भी लेना चाहो, XYZ, आप वो अपना समूह रखो, आपको उत्पाद के रूप में उसी प्रकार से उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। सेकंड अभिक्रिया की बात करें, जैसे इसी के अंदर क्षार के साथ आप कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो अभिक्रिया है, वो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, चिर परिचित है, बहुत ज्यादा काम में आता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया R C डबल बॉन्ड OH, आपने इसकी अभिक्रिया किससे करवाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ। जब आप इसकी इससे अभिक्रिया करवाते हो तो वही क्या होगा, इसकी हाइड्रोजन और इसका OH, ये क्या करेगा, H2O के रूप में बाहर हो जाएगा। अब इस हाइड्रोजन के आगे कौन बैठ जाएगा, सोडियम। तो उत्पाद क्या हो गया, R C डबल बॉन्ड O Na प्लस H2O, ये आपका वही वापस बना है सोडियम कार्बोक्सिलेट।
ये हो गया आपका उस उत्पाद का नाम सोडियम कार्बोक्सिलेट। ठीक है। अब आर की जगह आप क्या रख सकते हो, आर की जगह जैसे आपने मेथिल समूह ले लिया, ये सेकेंड अभिक्रिया हुई। उसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, तो आपने आर की जगह मान लिया क्या ले लिया, CH3 समूह ले लिया, तो यहां उत्पाद में क्या हो जाएगा, सोडियम एसीटेट, लवण। वो क्या होगा, लवण होगा। तो इस तरीके से इन तीनों अभिक्रियाओं के द्वारा जो अपने पास तीन अभिक्रिया हुई, कौन कौन सी, धातुओं के साथ अभिक्रिया, याद रखना किसके साथ, धातुओं के साथ। दूसरी किसके साथ हुई थी, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ। और तीसरी किसके साथ हो गई, क्षार के साथ। ये जो तीनों अभिक्रियाएं हैं, ये तीनों अभिक्रियाएं कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो है अम्लीय प्रकृति को दर्शाती हैं। ठीक है, किसको दर्शाएंगी, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति को। तो आप नीचे नोट डाल के अब एग्जाम्पल आप कर सकते हो, इसका एग्जाम्पल मैं नहीं लिखवा रहा हूं। आर बराबर आपकी सुविधा है, आप आर बराबर CH3 ले रहे हो कि CH3 CH2 ले रहे हो कि क्या ले रहे हो, एग्जाम में कुछ भी दिया जा सकता है। तो आपको ये प्रॉपर एक कॉमन अभिक्रिया आपको याद होनी चाहिए, तो आप आसानी से इजीली उसको समझा दोगे कि क्या उत्पाद होगा और किस तरीके से होगा। तो नीचे नोट डाल के लिखो, इसमें लिखो कार्बोक्सिलिक अम्लों की धातुओं के साथ कॉमा कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट के साथ एवं क्षार के साथ अभिक्रियाएं कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये किसको दर्शाएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रकृति को। नेक्स्ट अगली अभिक्रिया की बात करें, ये तीन अभिक्रिया अपने पास कंप्लीट है। नेक्स्ट चौथी अभिक्रिया वो है आपकी PCl5 के साथ। नंबर 4 PCl5 के साथ अभिक्रिया, PCl5 के साथ अभिक्रिया, जब कार्बोक्सिलिक अम्लों की PCl5 के साथ जो है वो अभिक्रिया संपन्न होती है। तो ये पीछे पढ़ चुके हो, एल्किल हैलाइड में भी पढ़ा है, एल्कोहल के अंदर भी आपने पढ़ा है। और अगर इसको नेक्स्ट अगर आगे देखें तो यहाँ अपने पास वापस कार्बोक्सिलिक अम्लों में भी ये आ चुका। तो ये अभिक्रिया तो कॉमन है, आपको याद होनी चाहिए और ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए समझने में कि किस प्रकार से अभिक्रिया होगी। तो आपको क्या लेना है, कॉमन कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है। जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया मैंने R, ठीक है, RC डबल बॉन्ड O और H, ठीक है, RC डबल बॉन्ड OH, ये आपका एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इस कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो है वो अभिक्रिया आप किसके साथ संपन्न करवाओगे, PCl5 के साथ। तो PCl5 के साथ किस प्रकार संपन्न हुई थी ये अभिक्रिया, याद होना चाहिए। PCl5 के साथ किस प्रकार से संपन्न हुई थी, तो PCl5 के साथ जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो आप इसको फैलाओ, विस्तृत करो PCl5 को। तो मैंने यहां से ले लिया फास्फोरस के साथ जो है वो 5 क्लोरीन जुड़ी हुई है, फर्स्ट, ये आपकी सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ये हो गया मेरे पास PCl5। अब आप इसका ऑपरेशन करो। तो यहां से जब ऑपरेशन शुरू करते हैं तो ये समूह, तो यहां से ये बाहर हो जाएगा, ये बॉन्ड तोड़ के Cl को लेकर बाहर हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इस एक क्लोरीन को लेकर बाहर हो जाएगा और बच गया क्या, POCl3। ठीक है, तो ये आपका उत्पाद। तो उत्पाद क्या हो गया, RC डबल बॉन्ड Cl, RC डबल बॉन्ड Cl, ये बीच में क्या हो गया आपका POCl3 प्लस POCl3 प्लस क्या मिल गया HCl प्लस HCl। ठीक है,
तो इस तरीके से जब आप कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5 क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से संपन्न करवाते हो तो आपके बनता है एसिल क्लोराइड। ये आपका एक एल्केनॉइल क्लोराइड हो गया, सॉरी, इसको कहते हैं एल्केनॉइल क्लोराइड। उत्पाद का नाम है एल्केनॉइल क्लोराइड। ठीक है, क्या बनता है, एल्केनॉइल क्लोराइड। ये आपकी PCl5 के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट अगली अभिक्रिया की बात करूं तो अगली अभिक्रिया अपन ने जो है वो एल्किल हैलाइड में भी ली थी, सेम वही है। नेक्स्ट अगला हिस्सा होगा नंबर 5। अब R बराबर है, एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए क्या करोगे, R की जगह आपने क्या ले लिया, मान लो CH3 ले लिया, इस जगह आप CH3 कर सकते हो, CH3 लेकर इसको सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट अगली अभिक्रिया डालो नंबर 5। नंबर 5 है SOCl2। इसको क्या कहा जाता है, एल्किल हैलाइड में पढ़ा था ये, थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो अब थायोनिल क्लोराइड के साथ किस प्रकार अभिक्रिया होगी, तो इसके लिए जो है वो समूह ले लिया मैंने, वही कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है, R C डबल बॉन्ड O और H। अब इसकी क्रिया किससे कराओगे, थायोनिल क्लोराइड से, SOCl2 से। तो पीछे का याद करो जो एल्कोहल में एल्किल हैलाइड में किया था, SOCl2 का ऑपरेशन करो, SOCl और Cl, तो बॉन्ड ब्रेक होगा वो किस तरीके से हो जाएगा, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ROCOCl हो गया, इधर से HCl, ये सोल हो गया, और बीच में क्या बन गया, SO2। तो उत्पाद क्या हो गया, RC डबल बॉन्ड OCl प्लस SO2 प्लस HCl। ठीक है, तो इस तरीके से ये थायोनिल क्लोराइड के साथ इसकी अभिक्रिया संपन्न होती है। अब एग्जाम्पल के लिए R बराबर क्या रख सकते हो, CH3 रख लो, CH3 CH2 रख लो, जो भी आप लेना चाहो। एसिटिक अम्ल लिख लो, एसिटिक अम्ल ले सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड OH, R बराबर CH3 कर लिया, और श्रृंखला बढ़ाओ तो CH3 CH2 कर लो। तो इस तरीके से आपका वो संबंधित उत्पाद हो जाएगा। वही उत्पाद क्या है, एल्केनॉइल क्लोराइड। ठीक है, तो पिछली अभिक्रिया के अंदर भी एल्केनॉइल क्लोराइड मिला, इस अभिक्रिया से भी उत्पाद क्या मिलता है, एल्केनॉइल क्लोराइड। उत्पाद का नाम क्या है, एल्केनॉइल क्लोराइड। ठीक है, ये आपकी थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट नंबर 6। तो ये पोर्शन हमारा पीछे पड़ा हुआ है, तो इन अभिक्रियाओं में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिसने पिछले लेक्चर देखे हैं, पीछे अभिक्रियाओं को समझा है, तो उनके लिए सारी चीज आसान है। एल्किल हैलाइड में भी आया था, एल्कोहल में भी आ गया, और पुनः यहां आ गया। नंबर 6 है वो होगी किसके साथ, PCl5 के साथ हो गई, SOCl2 के साथ हो गई। अगली लिए अपन ने वो ली PCl3 के साथ, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ, PCl3 के साथ अभिक्रिया। ये भी पड़ी हुई है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप मेरे हिसाब से सबको ये अभिक्रिया याद होगी किस तरीके से संपन्न होती है। PCl5 के अंदर एक अणु काम में आता है, तो PCl3 के अंदर कितने अणु काम में आएंगे, 3 अणु काम में आएंगे। जैसे अभिक्रिया के लिए ले लिया मैंने R C डबल बॉन्ड OH, तो इसके 3 अणु काम मिलने, R C डबल बॉन्ड OH, और फिर ले लिया R C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो इस तरीके से 3 अणु काम में आते हैं। ये 3 अणु किससे क्रिया करते हैं, PCl3 के साथ। तो इसकी क्रिया किस तरीके से होगी, P, क्लोरीन के कितने अणु हैं, 3, फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ये PCl3 का मॉलिक्यूल हो गया। ये PCl3 कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया करेगा, तो किस तरीके से, तो उत्पाद बनता है वही, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होता है OH, ये OH बॉन्ड ब्रेक होकर यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है फास्फोरस के, 3 बॉन्ड ये ब्रेक होंगे, तो यहां से बन गया H3PO3 फास्फोरस अम्ल, और ये 3 क्लोरीन इन 3 मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ जाएंगी, 3 कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ जुड़ जाएंगी। तो यहां कॉमन कर सकते हो थ्राइस, 3 बन रहे, RC डबल बॉन्ड OCl, RC डबल बॉन्ड OCl, RC डबल बॉन्ड OCl। तो ऐसे कितने अणुओं का निर्माण हो गया, 3 अणुओं का। तो उत्पाद हो गया RC डबल बॉन्ड OCl प्लस 3 हाइड्रोजन, 1 फास्फोरस और 3 ऑक्सीजन, ये मिलकर बनाते हैं H3PO3। ठीक है, तो इस तरीके से उत्पाद देखो वही बना, RC डबल बॉन्ड OCl। अभी जो पीछे बना था PCl5 में भी ये बना, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड में भी यही बना,
और PCl3 के साथ भी यही बनता है। उत्पाद का नाम क्या हो गया? एल्केनॉयल क्लोराइड। ठीक है, लिख लिया। ये आपकी PCl3 के साथ अभिक्रिया। अब यहां अब कॉमन जैसे 3 अभिक्रियाएं ले ली अपने, नंबर 4, 5 और ये नंबर 6। तीनों अभिक्रियाओं के अंदर एक उत्पाद बना। शुरू की 3 अभिक्रियाएं जो है वो अम्लीय प्रवृत्ति को दर्शाती हैं। इन 3 अभिक्रियाओं को देखोगे तो इनके अंदर क्या बन रहा है? एल्केनॉयल क्लोराइड बन रहा है। तो यहां जो है अब इन तीनों अभिक्रियाओं का कौन सा? PCl5 का, SOCl2 का और आप PCl3 इनकी बात करो तो इनके लिए मैंने कॉमन एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ इस अभिक्रिया का एग्जांपल ले रहा हूं, ये नोट कर लिया होगा। इसके लिए मैंने मान लिया वो एग्जांपल ले लिया है। आप इसलिए अभिक्रियाओं के वैसे एग्जांपल बना सकते हैं। मान लिया मैंने R की जगह क्या ले लिया? R की जगह ले लिया मैंने CH3। जहां जहां R है वहां वहां क्या लिख रहा हूं मैं? CH3। तो यहां मैंने वापस ले लिया CH3 और पुनः इस जगह क्या ले लिया? CH3। 3 CH3 के अणु हो गए। अब यहां जहां R है वहां मैं क्या नोट कर दूंगा? उस जगह कर दूंगा CH3। ये मेरा उत्पाद हो गया। तो अब जो एल्केनॉयल क्लोराइड था इसका नाम जो है वो क्या हो जाएगा? एसिटिल क्लोराइड। और 2 कार्बन है तो IPSC करोगे एथेनॉयल क्लोराइड। देखो IPSC नाम की बात करें तो मैथ और एथ 2 कार्बन है तो ये हो जाएगा एथेनॉयल। ये तो IPSC नाम है, एथेनॉयल क्लोराइड। या एसिटिल कर सकते हो, एसिटिल क्लोराइड। ये इसके नाम। एसिटिल क्लोराइड जो है इसका सामान्य नाम है और एथेनॉयल क्लोराइड जो है उसका IPSC नाम है। तो इस तरीके से अपने पास कुल 6 अभिक्रियाएं होंगी। धातु, सामान्य धातु के साथ, दूसरी कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ, तीसरी हो गई आपकी जो है वो क्षार धातुओं के साथ, चौथी अभिक्रिया हो गई PCl5, 5वीं हो गई आपकी SOCl2 और ये नंबर 6 हो गई PCl3 के साथ अभिक्रिया। तो इस तरीके से एक समूह हो गया। देखो शुरू के 3 अभिक्रियाओं का एक समूह है, इन 3 अभिक्रियाओं का एक समूह है। वो शुरू की 3 अभिक्रियाएं, देखो याद रखने का तरीका, वो शुरू की 3 अभिक्रियाएं क्या बनाती हैं? लवण बनाती हैं। और ये जो अंतिम 3 अभिक्रियाएं जो अभी अपन ने देखी, नंबर 4, 5 और 6, ये अभिक्रिया क्या बनाती है? एल्केनॉयल क्लोराइड बनाती है। तो याद रखने का एक सिस्टम है, तरीका है। आप इसको इस तरीके से याद रखो किसके साथ क्या बन रहा है। तो इस तरीके से अपने पास ये 6 अभिक्रियाएं इसकी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ फिलहाल इस लेक्चर के अंदर यहीं तक सीमित रखते हैं। अगले हिस्से में इसकी जो शेष बची हुई अभिक्रियाएं उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है।